हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स में जो मेजर ब्रेक है उसका दूसरा पॉइंट जो है राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज। फर्स्ट पॉइंट इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम हमने पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। बात करते हैं राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज की। Intermediaries are the middlemen between buyer and seller or between surplus unit and deficit unit। Intermediaries एक middleman है जो बायर और सेलर या सरप्लस यूनिट और डेफिसिट यूनिट के बीच में होता है। There are two types of intermediaries, financial intermediaries and trading intermediaries। इंटरमीडिएरीज दो टाइप्स के हैं। पहला है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज और दूसरा है ट्रेडिंग इंटरमीडिएरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन फ्लो ऑफ मनी इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज एक्ट एज मिडलमैन बिटवीन कंपनीज हु नीड मनी एंड सरप्लस यूनिट हु वांट टू इन्वेस्ट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो है वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में मनी की फॉलो में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज किसी कंपनी जिसे पैसा चाहिए और सरप्लस यूनिट भी चाहिए जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बीच में एक मिडिलमैन की तरह एक्ट करता है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज आर इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये सभी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के टाइप्स है। एक एक टाइप्स के हम कुछ बात कर लेते हैं। पहला है इंश्योरेंस कंपनी। These companies not only provide policies to protect the policyholders from various risks but also offer policies for binding a child's education and marriage, pension scheme etc। ये इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट ही नहीं करता है बल्कि कुछ और भी ऑफ़र करता है, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन या उनके मैरिज में पेंशन स्कीम भी चलाते हैं ये लोग। म्यूचुअल फंड कंपनीज कलेक्ट रिसोर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल एंड मनी मार्केट। म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है वो अपने इन्वेस्टर्स यानी ग्राहकों से रिसोर्स जो पैसा है वो कलेक्ट करता है और उसे कैपिटल और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। NBFC जिसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। दीज आर फाइनेंस कंपनीज दैट कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन लैंडिंग एक्टिविटीज़ इन अ वेल डिफाइंड एरियाज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है ये एक फाइनेंस कंपनीज है जो कि एक वेल डिफाइंड एरिया में लैंडिंग एक्टिविटी में कंसंट्रेट करता है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, ये सब। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स दे गाइड एंड हेल्प इन्वेस्टर्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम
कोई भी सिक्योरिटीज़ खरीदे या बेचे उसमें ये लोग गाइड करते हैं कि हम लोग इसे कैसे खरीदे, कितने संख्या में खरीदे, ये सब में मदद करता है। दे चार्ज कमीशन फॉर देयर सर्विस। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स जो हमें सर्विस देते हैं उसके बदले में ये लोग कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है ये कंपनीज या बैंक्स मेनली इन्वेस्टमेंट में फोकस करता है। These bankers help the firms to earn more capital by helping companies in issue of shares and debentures। ये बैंकर्स फार्म को कैपिटल अर्न करने में हेल्प करता है, जैसे कि इशू ऑफ शेयर इशू करके या डिवेंचर्स ये सब इशू करके ये बैंकर्स फार्म्स को हेल्प प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। आइए हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन एक मूवमेंट है किसी ह्यूमन की, किसी एनिमल्स की या किसी गुड्स की एक जगह से दूसरे जगह में। With the development of transport, a big breakthrough came in commerce as exchange was no longer restricted to place of manufactures. It can be across the states and across the nations. Also common modes of transport are land transport, water transport, air transport, cable, pipeline, space ऐसा। अभी ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट होने के बाद किसी भी जगह हम किसी भी सामान को एक्सचेंज करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। चाहे हम देश के किसी भी जगह में सामान मैन्युफैक्चर करें, उसे किसी भी जगह सेल करने में हमें ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। जो कॉमन मोड है ट्रांसपोर्टेशन के जो यूज़ होते हैं वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीनी ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ट्रक, लॉरी, कंटेनर, ये सब में सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट जिसमें एरोप्लेन की मदद या हेलीकॉप्टर की मदद से सामान भेजा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें नाव, जहाज या शिप जिसे कहते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। केबल, पाइपलाइन, जैसे कि अभी पाइपलाइन गैस का सुविधा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, केबल के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्पेस, कोई सर्विस स्पेस के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ट्रांसपोर्टेशन में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके परिणाम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ऑपरेशंस है उनमें भी डेवलपमेंट हुआ है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ आर मिडलमैन और लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में काम करता है। दे आर मेनली 4 टाइप ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट्स और ट्रेडिंग कम्युनिटीज़।
इनमें 4 टाइप के इंटरमीडियरीज होते हैं। पहला एजेंट या ब्रोकर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर्स, तीसरा है होलसेलर और चौथा है रिटेलर। एजेंट या ब्रोकर की बात करें तो एजेंट एंड ब्रोकर सेल गुड्स और सर्विस ऑन कमीशन। एजेंट और ब्रोकर जो भी सामान बेचते हैं उसके बदले में वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर जनरली प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड कंपनीज सिलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो प्राइवेटली काम करता है, ये किसी कंपनी द्वारा या किसी मैन्युफैक्चरर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दे बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं और पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही वह सामान बेचते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स। होलसेलर होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। हम सभी होलसेलर के बारे में जानते हैं। होलसेल ट्रेड एक ट्रेड है जिसमें लार्ज क्वांटिटी में सामान बेचा जाता है। द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज होलसेलर। जो व्यक्ति होलसेल ट्रेड को करता है उसे होलसेलर कहा जाता है। होलसेलर बाइज द गुड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन बल्क and sells them in small lots to the retailer। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है और कम मात्रा में रिटेलर्स को बेचता है। ए होलसेलर एक्ट एज ए मिडिलमैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ये जो होलसेलर है ये जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उनके और जो रिटेलर है उनके बीच एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। रिटेल ट्रेड इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। रिटेल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेन है उसमें सबसे लास्ट में आता है। रिटेल ट्रेड refers to sale of goods in small lots to the final consumers। रिटेल ट्रेड ये ट्रेड जो फाइनल कंज्यूमर है मतलब अपने ग्राहकों को स्मॉल लॉट में सामान बेचता है। A retailer buys goods from a wholesaler and sells them to the consumer। एक रिटेलर होलसेलर से सामान खरीदता है और अपने कंज्यूमर को सामान बेचता है। सो ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो रिटेलर है वो होलसेलर और एक कंज्यूमर के बीच एक लिंक जैसा काम करता है। रिटेलिंग नीड नॉट नेसेसरीली बी कैरिड ऑन इन ए शॉप और स्टोर। रिटेलिंग करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक शॉप या स्टोर चाहिए। रिटेलिंग इंक्लूड सेलिंग गुड्स डोर टू डोर, ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीफोन, ऑन इंटरनेट। जो रिटेलिंग है वो घर में जाकर भी किया जा सकता है, टेलीविज़न के द्वारा भी किया जा सकता है, टेलीफोन के द्वारा भी किया जा सकता है और इंटरनेट के द्वारा भी किया जा सकता है। A retailer may be defined as a dealer in goods and services who purchase from a manufacturer or wholesaler and sells to the ultimate consumers। इसके अंत में
हमें यही समझ में आया कि एक रिटेलर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक डीलर है गुड्स और सर्विस का, जो कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से गुड परचेस करता है और उसे अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करता है। द पर्सन हु कैरीज ऑन रिटेल ट्रेड इज़ कॉल्ड अ रिटेलर। जो व्यक्ति रिटेल ट्रेड करता है उसे रिटेलर कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मार्केट कॉरपोरेशन। मार्केट कॉरपोरेशन आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मार्केट कॉरपोरेशन एक वित्तीय इंस्टीट्यूशन संस्थान है। दे प्रोवाइड बिजनेस लोन्स एंड एक्ट एज अंडरराइटर। ये जो मार्केट कॉरपोरेशन है ये बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है और एक अंडरराइटर के जैसे काम करता है। मेजर रोल ऑफ मार्केट कॉरपोरेशंस और बैंक्स आर, इनका मेजर रोल है प्रोवाइडिंग फाइनेंस यानी पैसे को प्रोवाइड करना। मार्केट कॉरपोरेशन हेल्प इन प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फाइनेंस। मार्केट कॉरपोरेशंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में फाइनेंस प्रोवाइड करता है। प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ इन इंडिया में मार्केट बैंकर एक्ट एज ए प्रोमोटर एंड कंडक्ट फीसिबिलिटी स्टडी। इंडिया में मार्केट बैंकर एक प्रोमोटर के जैसे और फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करने के जैसे काम करता है। ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर मार्केट बैंकर्स बाय एंड सेल शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। ये जो कॉरपोरेशन है मार्केट कॉरपोरेशन, ये बैंकर्स अपने ग्राहकों की ओर से शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में खरीदते हैं या बेचते हैं। एडवाइस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडवाइस भी देते हैं। दे एडवाइस रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेट्रा। ये लोग प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं। एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। ये लोग खासतौर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन पर एडवाइस देते हैं। दे हेल्प एंड गाइड कंपनीज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। ये लोग कंपनीज को मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन में मदद करते हैं और उन्हें गाइड भी करते हैं कि वे लोग अपने कंपनीज को कैसे बढ़ा सके। The World Trade Organization is the only global international organization which deals with the rules and regulations of trade between different nations. It was established on 1st January 1995. World Trade Organization एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है जब डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेड डील होता है। ये 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था। मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। इंडियाज़ टॉप 3 इंपोर्ट्स: पेट्रोलियम, क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया का 3 इंपोर्ट मतलब जो आयात किया जाता है वो है पेट्रोलियम, क्रूड मतलब कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम, गोल्ड एंड सिल्वर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इंडियाज़ टॉप 3 एक्सपोर्ट जो निर्यात किया जाता है मतलब बेचा जाता है दूसरों देशों को, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट। Petroleum figures right at the top both in the list of import and exports. India imports crude petroleum and export petroleum product. इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही टॉप है
पेट्रोलियम के जगह। इंडिया कच्चा पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, मतलब खरीदता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों को बेचता है। इंडिया इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स बट एक्सपोर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स ये सब खरीदता है दूसरे देशों से, और जेम्स और ज्वेलरी सेल करता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट जो बिजनेस है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो भी है, जहाँ भी है, अपने जो नीड्स है, ज़रूरत है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। दे परसू डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अपने नीड्स की सेटिस्फाई करने के लिए वे लोग कुछ काम करते हैं, मतलब कुछ काम में जुड़ा होता है, और जिससे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके, और कुछ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी करता है। एक्टिविटीज़ which human beings undertake are known as human activities। जो काम लोगों द्वारा किया जाता है उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी। सम ऑफ these activities are undertaken to earn money but others are performed to derive personal satisfaction। कुछ काम पैसे अर्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ काम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एग्जामाइन करें, वन कैन फाइंड दैट सम ऑफ these एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, working in office, running a shop, practicing as a doctor, while others do not produce direct economic benefit. Cooking, playing, going to school, going to temple। कुछ काम ऐसे है जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि शॉप में काम करना, ऑफिस में काम करना, एक डॉक्टर, एक लॉयर, ये सब डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर घर में कुकिंग करे, या बच्चे खेल रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जगह पे जा रहा है, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities। लोगों द्वारा जो काम किया जाता है, अगर उसके साथ पैसा अर्निंग करना उद्देश्य है, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। दीज एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली प्रोडक्शन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है उससे रिलेटेड है। The purpose of economic activities should be expectation of money income which is used for further creation of wealth or assets। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उद्देश्य है मनी इनकम, जो अपने वेल्थ या एसेट्स को ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है।
Example of economic activity: production of goods in a factory, distributing of goods by a wholesaler or retailer, working in a factory, practicing as a doctor, lawyer, working as a teacher in a schools, etc. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are connected with production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objectives of earning profit. बिजनेस उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जो कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल करता है गुड्स और सर्विस को, उससे कनेक्टेड है और इसका मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कि फिशिंग, माइनिंग, ये सभी काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि इनसे मनी अर्न होता है या प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये काम किया जाता है। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ which require special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living. प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कुछ नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उस काम को करने के लिए, और वो काम करके वो अपनी लिविंग अर्न कर सकता है, पैसा अर्न कर सकता है जिससे वो अपनी ज़रूरत की सामान खरीद सके। These activities are subject to guidelines or code of conduct laid down by professional bodies. ये जो प्रोफेशनल्स की काम है, प्रोफेशनल्स बॉडी द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किया जा सकता है। द पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स। जो भी व्यक्ति प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वो उसे प्रोफेशनल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, लॉयर आर प्रोफेशनल एंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन। जैसे एक लॉयर लीगल प्रोफेशंस में जैसे लॉ के लिए काम करता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। एक डॉक्टर जो कि एक मेडिकल प्रोफेशन है, दवाई ये सब काम करता है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI द्वारा गवर्न किया जाता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक व्यक्ति अन्य एक व्यक्ति के लिए रोज़ाना काम करता है और उसके लिए उस व्यक्ति को रेम्यूनरेशन भी मिलता है। Those who are employed by others are known as employees. वो लोग जो एम्प्लॉयड है अन्य के द्वारा उसे एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। द पर्सन हु एंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर्स। वो व्यक्ति जो एंगेज रहता है अन्य व्यक्ति के लिए जो काम करता है उसे एम्प्लॉयर्स कहा जाता है। द रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इज़ नोन एज सैलरी और वेज। जो रेम्यूनरेशन मिलता है एम्प्लॉई को और जो एम्प्लॉयर देता है उसे सैलरी कहा जाता है या वेजेस कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।